आइए ललन टॉप अड्डे में मुलाकात करिए हमसे और सितारों के संग करिए सत्संग आमने सामने। 18, 19 और 20 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। रजिस्ट्रेशन फ्री है ललन टॉप ऐप पर। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। जब से एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है तभी से न मस्क और न ट्विटर के बारे में कुछ अच्छा सुनने को मिलता है। ये स्वाभाविक ही है कि नए मैनेजमेंट के आने पर संस्थान में कुछ बदलाव हो, काम करने का तरीका भी बदलता है और कई बार कुछ काम करने वाले भी। लेकिन ट्विटर में जो हो रहा है वो इससे कहीं आगे की चीज़ है। कभी इस बात पर बहस होती है कि ट्विटर के दफ्तरों में खाने पर कितना खर्च हो रहा था, तो कभी नए फीचर को बिना ये सोचे जोड़ दिया जाता है कि इसका दूरगामी असर क्या होगा। $8 में वेरिफिकेशन एक ऐसा ही उदाहरण था। मस्खरों और जालसाजों ने अपने हैंडल्स को वेरीफाई करवाकर बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम और लोगो लगा लिए। एक उदाहरण हम आपको यहीं पे दे देते हैं, जब कंपनियों के आधिकारिक ट्विटर हैंडल्स की नकल की गई, फिर इनसे ऐसे ट्वीट किए गए कि निवेशक ही घबरा गए और कंपनी का स्टॉक गिर गया। दुनिया भर में हथियार सप्लाई करने वाली लॉकहीड मार्टिन तक इसका शिकार बनी। इसके निदान के लिए ऑफिशियल टैग आया, लेकिन वो भी कुछ दिनों में गायब हो गया। फिर लौटा तो सबके लिए नहीं लौटा। हमने एक समस्या का उदाहरण दिया, जबकि इनकी संख्या दर्जनों में है। फिर ट्विटर में काम करने वाले एम्प्लॉयज का विषय भी है। मस्क ट्विटर में काम करने वाले 7,500 लोगों में से आधों को घर भेजने की शुरुआत कर चुके हैं। ट्विटर की शुरुआत से लेकर अब तक उसके डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग भी हैं जिन्हें फायर किया जा रहा है। जिन्हें नहीं किया जा रहा है वो रिजाइन कर रहे हैं क्योंकि वो मस्क के राज में काम नहीं करना चाहते। अब तक ट्विटर एक चौपाल थी जहां लोग बात करते थे, कभी लड़ते कभी झगड़ते थे, लेकिन अब खुद ट्विटर का तमाशा बन रहा है और दुनिया इसे ट्विटर पर ही देख रही है, क्योंकि कर्मचारियों के खाने, अटेंडेंस और निजी पसंद नापसंद तक की बहस में मस्क खुद शामिल दिख रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं। तकनीकी रूप से ये एक निजी कंपनी का मामला है जिसे एक महत्वाकांक्षी उद्योगपति ने खरीदा, लेकिन ट्विटर ने संवाद और अभिव्यक्ति की दुनिया में जो स्थान हासिल किया है उसके चलते इस सब में दुनिया भर की दिलचस्पी है, होनी ही चाहिए। ट्विटर पर वीडियो वायरल कराकर कितने ही आम लोगों ने सरकार और ताकतवर लोगों को आईना दिखाया है, और ट्विटर पर चलने वाले नैरेटिव से राजनीति और सरकारें प्रभावित होती नजर आई हैं पूर्व में। इसलिए ट्विटर में जो भी कुछ हो रहा है उसे गौर से देखना और समझना ज़रूरी है, और इस सवाल का जवाब खोजना भी कि मस्क जो कर रहे हैं वो बस मैडनेस है या फिर उसमें कोई मेथड भी है जिसे हम फिलहाल समझ नहीं पाए। ये काम दिन की बड़ी खबर में होगा, रोज की तरह सुर्खियां भी होंगी, लेकिन पहले नीली चिड़िया की खबर लेते हैं। एलन मस्क ने इस साल अप्रैल में ट्विटर खरीदने का ऐलान किया। उन्होंने ट्विटर को $44 अरब यानी कि लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए में खरीदने का ऑफर दिया, लेकिन तब स्पैम और फेक अकाउंट्स की वजह से उन्होंने उस डील को ही होल्ड पर रखा। इसके बाद 8 जुलाई को मस्क ने डील तोड़ने का फैसला लिया, जिसके खिलाफ ट्विटर ने कोर्ट का रुख किया। लेकिन फिर अक्टूबर महीने की शुरुआत में मस्क ने अपना रुख बदला और फिर से डील के लिए तैयार दिखे। इसी बीच डेलावेयर की एक कोर्ट ने 28 अक्टूबर तक डील पूरी करने का आदेश दिया। 27 अक्टूबर को मस्क एक सिंक लेकर ट्विटर के दफ्तर पर पहुंच गए और ट्वीट कर दिया, लेट दैट सिंक इन। अगले दिन माने 28 अक्टूबर को उन्होंने आधिकारिक रूप से ट्विटर की कमान संभाली और तभी से मारकाट शुरू हुई। पहले मस्क ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल के साथ सीएफओ नेट सीगल और लीगल अफेयर पॉलिसी हेड विजया गाड्डे को टर्मिनेट किया। आरोप लगाया कि पराग और नेट सीगल फर्जी अकाउंट की संख्या को लेकर उन्हें और ट्विटर के इन्वेस्टर्स को गुमराह कर रहे थे। मस्क ने ट्विटर के पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स को भी टाटा बाय बाय कर दिया, और तब लोग ट्वीट करके ही आरोप लगाने लगे कि मस्क ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि कंपनी को वो खुद लीड कर सकें और उन्हें कोई बाहर का रास्ता न दिखा दे, क्योंकि अतीत में मस्क के साथ ऐसा हो चुका है, एक नहीं 2 बार। संभवतः इसीलिए ट्विटर को मस्क ने स्वयं खरीदा, न कि टेस्ला या स्पेसएक्स जैसी किसी कंपनी ने, जिसमें मस्क की भूमिका सर्वा की है, और इन कंपनीज के पास इतना पैसा है कि वो ट्विटर में इन्वेस्ट कर दें, उसे खरीद लें। ये तो मस्क ने पहले ही जता दिया था कि वो ट्विटर की वर्कफोर्स को आधा करने वाले हैं, लेकिन जिन्हें फायर नहीं किया जा रहा है वो कंपनी क्यों छोड़ रहे हैं, आइए इसका जवाब तलाशते हैं। दरअसल 16 नवंबर को ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने अपने कर्मचारियों को एक ईमेल भेजा। इस मेल का टाइटल था फोक इन द रोड, माने रास्ते में एक दुराहा आया। मस्क ने इस ईमेल के जरिए अपने कर्मचारियों से कहा, अगर आपने तय कर लिया है कि आपको नए ट्विटर का हिस्सा बनना है तो आप कृपया नीचे दिए गए लिंक पर हाँ क्लिक करें।
मस्क ने अपने कर्मचारियों से कहा कि ट्विटर को अब बेहद सख्त होने की ज़रूरत है, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ जाएंगे और काम का दबाव भी पहले से ज़्यादा होगा। आसान भाषा में कहें तो एलन मस्क ने ट्विटर के कर्मचारियों से साफ कह दिया कि अगर आपको काम करना है तो हमारा नियम मानना पड़ेगा, अन्यथा आप कंपनी छोड़कर जाइए। काफ़ी कर्मचारियों ने मस्क द्वारा भेजे गए प्लेस टू वर्क फॉर्म पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, लेकिन और सेवरेंस पे लेकर नौकरी छोड़ने का फैसला लिया। सेवरेंस पे मतलब आप जब नौकरी छोड़ते हैं तो जो कंपनी आपको पैसा देती है वो। एलन मस्क ने ट्विटर के कर्मचारियों को ऑर्डर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए सिर्फ 24 घंटे का समय दिया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मस्क का ये फैसला बैकफायर कर सकता है। इंडिया टुडे ने गार्डियन की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि मस्क को उन कर्मचारियों की संख्या का ठीक अनुमान नहीं था संभवतः जो मेल पर साइन करने से मना कर देंगे और सेवरेंस पे के साथ कंपनी छोड़ेंगे। ऐसी भी खबरें आई कि मस्क ने कुछ टॉप ऑफिशियल से मिलकर उनको मनाने की भी कोशिश की, क्योंकि ट्विटर के बहुत सारे कर्मचारी इस्तीफा दे रहे हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर के सैकड़ों कर्मचारियों ने कंपनी छोड़ने का फैसला ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें ऐसे कई इंजीनियर्स भी शामिल हैं जो ट्विटर के ठीक से काम न करने या अस्थिर होने पर आने वाली दिक्कतों को ठीक करने का काम करते हैं, यानी ट्रबल शूटर्स थे कंपनी के। यानी कि अब अगर ट्विटर पे कोई बड़ी समस्या आ जाती है तो कंपनी छोड़ रहे इंजीनियर्स इसे ठीक कराने के लिए नहीं भी हो सकते हैं। मस्क के ईमेल के बाद इस्तीफा देने वाले ट्विटर के कर्मचारियों का सही आंकड़ा अब तक नहीं है हमारे पास, लेकिन ये संख्या सैकड़ों में तो बताई ही जाती है। इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो कंपनी में 10 साल से अधिक समय बिता चुके हैं। ट्विटर से कर्मचारियों की छंटनी पर एलन मस्क ने ट्वीट करके कहा था कि जब कंपनी हर दिन $40 लाख यानी लगभग 32 करोड़ 77 लाख से ज़्यादा रुपए का नुकसान झेल रही हो तो कोई और विकल्प था नहीं। मस्क ने कंपनी के कर्मचारियों की छुट्टी को छंटनी न लिखकर ट्विटर के वर्कफोर्स में कमी लिखा था। 3,500 कर्मचारियों से इतर पैसा बचाने के नाम पर उन्होंने कुछ इंजीनियर्स को भी निकाल दिया था। मस्क के टेकओवर से पहले ट्विटर में करीब 7,500 कर्मचारी थे, लेकिन बड़े पैमाने पर छंटनी की वजह से 50% तक संख्या आई। अब कर्मचारियों के इस्तीफे के बाद इसमें 88% तक की कमी आने की उम्मीद या आशंका जताई जा रही है। मस्क अब तक ये कहते आए हैं कि वो उन्हीं लोगों को निकाल रहे हैं जो कंपनी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है और जिनकी प्लेटफॉर्म चलाने के लिए आवश्यकता नहीं। लेकिन क्या इस चक्कर में ट्विटर अपने टैलेंट के क्रिटिकल मास से हाथ धो बैठेगी? इस सवाल का स्पष्ट जवाब अभी किसी के पास नहीं है। फिलहाल ट्विटर ने अपने सभी ऑफिसेस को बंद कर दिया है और 21 नवंबर तक के लिए सबके एक्सेस बैच को भी निष्क्रिय कर दिया गया है, जो एक छोटा कार्ड सा होता है, आप कंपनी में जाते हुए पंच करते हैं तभी गेट खुलता है। छंटनी के अलावा एलन मस्क लगातार पैसा दो ब्लू टिक लो की पॉलिसी पर भी काम कर रहे थे। $8 में सभी को ब्लू टिक वाली पॉलिसी को खुद मस्क ने ट्वीट करके बताया। कई बड़े नामों ने इसका विरोध किया और कईयों ने सपोर्ट। ट्विटर ने इसका ट्रायल भी चालू कर दिया। सबसे पहले यूएस में अकाउंट्स को $8 में वेरीफाई किया जाने लगा, जिसके बाद इस पॉलिसी के साइड इफेक्ट आने शुरू हो गए। हमने एक उदाहरण आपको दिया था लॉकहीड मार्टिन का, पेप्सिको के साथ हुआ, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ। इन सबके फर्जी अकाउंट बने। खुद मस्क और मस्क की कंपनी टेस्ला और स्पेसएक्स भी नहीं बच पाए, इनके नाम से भी फर्जी अकाउंट बने। एक बड़ा नुकसान हुआ यूएस की एक दवा कंपनी को और ये पॉलिसी रोक दी गई। क्या था उसका नाम? दरअसल किसी ने अमेरिका में इंसुलिन बनाने वाली बड़ी फार्मा कंपनी एलाई लिली एंड कंपनी के नाम से एक पैरोडी अकाउंट बनाया, उसे $8 देकर ट्विटर से वेरीफाई करवाया, फिर एक ट्वीट किया। हमें ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अब इंसुलिन फ्री है। ट्वीट 10 नवंबर को किया गया और 11 नवंबर की शाम तक इसका असर दिख गया, जब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के शेयर में 4.37% की गिरावट आ गई। इसे रुपए में समझें तो 1,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान का अनुमान लगाया गया। इस नुकसान को सीधे सीधे उसी ट्वीट से जोड़कर देखा गया। इसी बीच असली एलाई लिली कंपनी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया, असली वाला असली ऑफिशियल हैंडल, और उन्होंने लिखा कि हम उन सब लोगों से माफ़ी मांगते हैं जिन्हें नकली लिली अकाउंट से गलत संदेश मिला। हमारा आधिकारिक ट्विटर अकाउंट @LILLYPAD है। एलन मस्क ने जब ट्विटर खरीदा तभी से कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चिंता जताई जाने लगी थी। ट्विटर खरीदने के बाद मस्क ने कहा था कि उन्होंने और बेहतर तरीके से मानवता की सेवा करने के लिए और इसे बेहतर जगह बनाने के लिए ट्विटर खरीदा, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। ऐसा उन्होंने वादा किया था। ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है जिसमें रिप ट्विटर लिखा है, रेस्ट इन पीस, मरने के बाद लोग लिखते हैं।
रेप ट्विटर का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह से लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसमें ट्विटर के कई कर्मचारियों ने अपने परेशानियों को बताया है और उसका जिक्र भी किया है कि ये नौकरी उनके लिए कितनी ज़रूरी थी। बहुत बड़े बड़े जो एग्जीक्यूटिव्स हैं ट्विटर के, जैक डॉर्सी जैसे, लगातार मस्क की आलोचना कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें प्रथम दृष्टया बड़ी परेशान करने वाली लगती हैं, लेकिन एलन मस्क ने अपने जीवन में कई बार असफलताएं देखी हैं इससे पहले, और उनके बयानों और फैसलों के लिए उन्हें पहले भी जज किया गया है। फ़र्क बस इतना है कि ईबे या Zip2 वाले प्रकरण के वक्त सब कुछ इतना पब्लिक नहीं था। निर्माण से पहले विध्वंस वाले तर्क से जाएं तो ट्विटर के मामले में विध्वंस होता दिख रहा है। क्या निर्माण भी होगा या हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ये थी हमारे दिन की बड़ी खबर। अब गौर कीजिए कुछ सुर्खियों पर। पहली सुर्खी एक बड़ी उपलब्धि से जुड़ी है। आज यानी 18 नवंबर को सुबह 11:30 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किया गया। इस रॉकेट को हैदराबाद के एक स्टार्टअप स्काईरूट ने बनाया है और इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की मदद से लॉन्च किया गया। इस नई शुरुआत को दर्शाने के लिए इस मुहिम का नाम मिशन प्रारंभ रखा गया था। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि विक्रम एस रॉकेट का नाम मशहूर भारतीय वैज्ञानिक और इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर दिया गया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक विक्रम सीरीज में 3 तरह के रॉकेट्स लॉन्च किए जाने हैं, जिन्हें छोटे आकार के सैटेलाइट्स को ले जाने के मुताबिक विकसित किया गया है। भारतीय स्पेस सेक्टर में निजी भागीदारी और उद्यमिता अब व्यवस्थित रूप से शुरू हो गई है, ये कहा जा सकता है। दूसरी सुर्खी दिल्ली में नगर निगम चुनाव से पहले हो रही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से जुड़ी है। आज बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो जारी किया, जिसे उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन बताया। संबित के मुताबिक स्टिंग ऑपरेशन में केजरीवाल के करीबी मुकेश गोयल एक जेई से रिश्वत के रूप में 1 करोड़ मांगते नजर आ रहे हैं। इस दौरान संबित पात्रा ने और क्या कहा, आप सुन लीजिए। दिवाली के समय यह जो नेता है वो कहते हैं दिवाली है, बड़े बड़े लोगों को हमें गिफ्ट देना है, गिफ्ट। ये आम आदमी पार्टी वाले हैं, कोड लैंग्वेज में भी बात करते हैं। ये पुरानी पिक्चर में देखते थे ना, विलियन सब कोड लैंग्वेज में बात करते थे, कोड लैंग्वेज है इनकी। वो बोल रहे हैं गिफ्ट देना है, 100-150 नेताओं को गिफ्ट देना है। मैं कहां से इतना बड़ा गिफ्ट दूंगा? ये गिफ्ट आपको देना होगा मुझे। कितना दोगे? तो बेचारा अफसर जो है बोलता है मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या, जैसे होता है, मतलब ये फिल्मी कहानी है। छोड़ दो मुझे, बख्श दो मुझे, मेरे पास। कैसे बख्श दूं तुम्हें मैं? कैसे बख्श दूं? देना ही पड़ेगा। और कोई 20, 25 या 50 लाख नहीं। ये 20, 25 और 50 लाख का स्टैंडर्ड नहीं है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी इससे बड़ी स्टैंडर्ड की करप्शन करती है। और जब तक मिनिमम, इसमें मिनिमम करप्शन का मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी इन्होंने फिक्स किया है कि मिनिमम प्राइस इतना देने से ही आना। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के निशाने पर आए केजरीवाल की पार्टी के नेता मुकेश गोयल इस बार दिल्ली नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 15 से चुनाव लड़ रहे हैं। गोयल ने पिछले साल नवंबर में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। इससे पहले वो कांग्रेस में थे। बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल मुकेश गोयल की सलाह के बिना एमसीडी के चुनाव को लेकर या एमसीडी की रणनीतियों को लेकर कोई फैसला नहीं लेते। फिलहाल खुद पर लग रहे रिश्वतखोरी के आरोपों पर मुकेश गोयल का क्या कहना है, आप वो भी सुनिए। मुझे अपने बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं लगभग 35-40 वर्षों से दिल्ली की राजनीति में हूं और 25 वर्ष से मैं नगर निगम के अंदर हूं। मैंने विभिन्न पदों पर भी कार्य किया है। मेरे ऊपर आज तक एक पैसे की उंगली नहीं उठी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आज चुनाव के अंदर अपनी हार दिखाई दे रही है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार बन रही है और वो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे और इस तरह से हम लोगों की छवि खराब करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली की जनता जो इनका 15 साल का भ्रष्टाचार है उससे तंग आ चुकी है और इसी वजह से ये हम लोगों पे अनाप शनाप आरोप लगाते रहेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो ये फर्जी वीडियो और ऑडियो आज संबित पात्रा जी ने लगभग आधा घंटे तक लच्छेदार भाषण देकर, लच्छेदार ऐसे जैसे वो वहीं बैठे हुए थे जो सारी चर्चाएं हो रही थी, शायद मुझे ऐसा लगता है वो मैं वहीं बैठे हुए थे, वहीं बैठे बैठे सारे उनके सामने स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। तो ऐसी बात यदि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में आपको पता है कि हर बार करती रहती है।
मुकेश गोयल ने भाजपा की ओर से जारी किए गए वीडियो को फर्जी बता दिया और उनका कहना यह भी है कि वो संबित पात्रा के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। तीसरी सुर्खी राहुल गांधी और उनकी सुरक्षा से जुड़ी है, क्योंकि आज उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी फिल वक्त महाराष्ट्र में है। कुछ ही दिनों बाद ये यात्रा मध्य प्रदेश पहुंच जाएगी, लेकिन उससे पहले इंदौर में राहुल गांधी के नाम एक अज्ञात शख्स ने लेटर लिख दिया। यह अज्ञात शख्स लेटर को एक मिठाई की दुकान के बाहर छोड़ गया था। लेटर में राहुल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। कई आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। इसमें लिखा है 1984 के दंगों में सिखों का कत्लेआम किया गया, पार्टी ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। नवंबर के आखिर में इंदौर में जगह जगह विस्फोट होंगे, बम विस्फोटों से पूरा शहर दहल उठेगा। बहुत जल्दी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के बीच कमलनाथ को भी गोली मार दी जाएगी, राहुल को भी राजीव गांधी के पास भेज दिया जाएगा। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल है। इंदौर पुलिस के मुताबिक आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाली जा रही है, एनालाइज किया जा रहा है और लेटर रखकर जाने वाले की तलाश चल रही है। राहुल को मिली जान से मारने की धमकी पर कांग्रेस का क्या कहना है, आप वो सुनिए। राहुल गांधी जी की सिक्योरिटी के बारे में हर एक भारत यात्री को चिंता है, हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता को चिंता है। उनके परिवार में उनकी दादी और उनके पिताजी शहीद हुए हैं और हमेशा रोज उनकी सिक्योरिटी पर चिंता हमें है। और कभी कभी यात्रा में भी जो सिक्योरिटी की पाबंदी है, कभी कभी प्रयास करते हैं राहुल जी, इतनी उत्साह के साथ वो लोगों के साथ मिलना चाहते हैं, फोटो खिंचाना चाहते हैं, लोगों के बीच में चला जाना चाहते हैं। और कभी कभी हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी घबरा जाते हैं। तो ये वास्तविक है, पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे लिए राहुल जी की सिक्योरिटी में हम कोई समझौता नहीं कर सकते। बताया जा रहा है कि 24 नवंबर के आसपास राहुल गांधी इंदौर के खालसा स्टेडियम में रुकेंगे। पुलिस का कहना है कि इसे लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी की है, सुरक्षा के सभी इंतजाम भी हैं और यह हरकत शरारती तत्वों की है। चौथी सुर्खी आतंकवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दिए बयान से जुड़ी है। आतंकवाद पर लगाम लगाने को लेकर आज 18 नवंबर को दिल्ली में 2 दिवसीय नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन शुरू हुआ। इसमें 75 देशों के प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। आज सम्मेलन के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन भी हुआ, जिसमें उन्होंने आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़ी समस्या बताया। प्रधानमंत्री ने और क्या कहा वो हम आपको बता देते हैं। आतंकवादी संगठनों को कई स्रोतों से पैसा मिलता है। कुछ देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं। ये उन्हें राजनीतिक, वैचारिक और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को ये नहीं सोचना चाहिए कि युद्ध नहीं चल रहा तो इसका मतलब शांति है। छद्म युद्ध भी खतरनाक और हिंसक होते हैं। आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को इसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर किया जाना जरूरी है। आतंकवाद के हर तरह के प्रत्यक्ष और परोक्ष समर्थन के खिलाफ दुनिया को एकजुट होना होगा। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया था। आतंकवाद के मसले पर शाह ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा है, लेकिन मेरा मानना है कि आतंकवाद का वित्त पोषण आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आतंकवाद के साधन और तरीके इसी तरह से फंडिंग से पोषित होते हैं। अगली सुर्खी सर्वोच्च न्यायालय से है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने फुल कोर्ट मीटिंग में कुछ बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हर बेंच अब रोज 10 जमानत याचिकाओं और 10 ट्रांसफर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। CJI चंद्रचूड़ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन के 13,000 मामले पेंडिंग है और लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए यह व्यवस्था अब बनाई जा रही है। अगली सुर्खी आपके डेटा से जुड़ी है, डेटा की सुरक्षा से। इनफैक्ट आज यानी कि 18 नवंबर को डेटा प्रोटेक्शन बिल का एक नया ड्राफ्ट जारी कर दिया भारत सरकार ने। इसके तहत सरकार ने लोगों के निजी डेटा का अवैध इस्तेमाल करने वाली कंपनियों पर पेनल्टी की राशि बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए तक कर दी है। इस बिल के बारे में हम 16 नवंबर के शो में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अगर आप भी अपने डेटा से जुड़े इस बिल को पूरी तरह समझना चाहते हैं, उसके संदर्भ को समझना चाहते हैं, बिल तो हमें भी आज ही मिला, डिस्क्रिप्शन में आपको शो का लिंक मिल जाएगा। आखिरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने आज NIA की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें जांच एजेंसी ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को तड़ोजा जेल से हाउस अरेस्ट करने के आदेश को वापस लेने की मांग की थी। जेल से जाना था, हाउस अरेस्ट वापस लेने की मांग की थी। बीते 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नवलखा की मेडिकल कंडीशन को देखते हुए 48 घंटे के भीतर जेल से हाउस अरेस्ट में शिफ्ट करने का आदेश दिया था।
यह आदेश अंतरिम था, यानी कि महीने भर बाद इसका रिव्यू होना था, जिसके बाद इस पर आगे फैसला किया जाता। कोर्ट के इस आदेश को वापस लेने के लिए एनआईए ने अर्जी लगाई, जिस पर आज जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने सुनवाई की। लाइव लॉ की खबर के मुताबिक सुनवाई के दौरान एनआईए की आपत्तियों पर मौखिक टिप्पणियां करते हुए बेंच ने कहा, राज्य की सारी शक्तियों के बावजूद आप एक 70 साल के बीमार व्यक्ति जो घर में बंद है उस पर नजर नहीं रख पा रहे, तो आप अपनी कमजोरी के बारे में भी सोचिए। एनआईए की ओर से दी गई एक आपत्ति थी कि हाउस अरेस्ट के लिए चुनी गई जगह कम्युनिस्ट पार्टी की लाइब्रेरी है। इस पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने पूछा, कम्युनिस्ट पार्टी भारत की एक मान्यता प्राप्त पार्टी है, इसमें आपत्ति क्या है? हमें आपकी बात समझ नहीं आ रही। एनआईए की ओर से जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तब कहा, अगर अदालत के लिए ये चिंता का विषय नहीं तो मुझे इस पर कुछ नहीं कहना। इस पर जस्टिस जोसेफ ने कहा, निश्चित रूप से ये चिंता की बात नहीं है। जस्टिस जोसेफ ने आगे पूछा, क्या यह इसलिए है क्योंकि लाइब्रेरी एक राजनीतिक दल से संबंधित है जिस पर आपको आपत्ति है? इस पर एसजी ने कहा, मेरी आपत्ति यह नहीं है कि यह XYZ से संबंधित है, मेरी आपत्ति यह है कि यह भ्रामक बयानों की एक श्रृंखला है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पहले यह बात हुई थी कि वो किसी से मिलेंगे नहीं, लेकिन फिर उन्होंने ऐसी जगह चुनी जहां लोगों से मिलना जुलना आसान है। ये कहा गया था कि वहां एग्जिट पर CCTV होगा और ये एक छोटा सा कमरा होगा। हमें लगा था कि ये एक एग्जिट वाला कोई फ्लैट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा, कमरों में लगाए गए ग्रिल्स को तोड़ा जा सकता है। इसके अलावा वहां टेरेस पर कराटे की क्लास चलती है और वो एक ऐसी जगह है जहां लोग लगातार आते जाते रहते हैं। यहां मीटिंग करना बहुत आसान होगा। नवलखा की ओर से सीनियर वकील नित्या रामकृष्णन ने कहा कि ये पहले ही कोर्ट को बता दिया गया था कि लोकेशन लाइब्रेरी के ऊपर का हॉल होगा जहां एक किचन और बाथरूम है। दोनों एग्जिट्स पर CCTV लगा दिया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में पूछे जाने पर नित्या रामकृष्णन ने कहा, बेसिक पॉलिटिकल समझ रखने वाला हर व्यक्ति जानता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादियों से अलग है। कम्युनिस्ट पार्टी खुद माओवादियों की निंदा करती है, यह वकील ने कहा। जिसके बाद कोर्ट ने एनआईए की अर्जी को खारिज करते हुए हाउस अरेस्ट के लिए कुछ अतिरिक्त शर्तों को भी जोड़ा, जैसे एग्जिट की ओर जाने वाले रसोई के दरवाजे को सील करना और हॉल की खिड़कियों में लगे ग्रिल्स को बंद करना। कोर्ट ने कहा कि गौतम नवलखा को 24 घंटे के भीतर जेल से हाउस अरेस्ट में अब शिफ्ट किया जाए। भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़े मामले में एक और अपडेट है। बंबई उच्च न्यायालय ने IIT के पूर्व प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े को जमानत दे दी है। तेलतुंबड़े UAPA के तहत लगाए गए आरोपों की वजह से जेल में बंद थे। 73 वर्षीय तेलतुंबड़े को NIA ने 14 अप्रैल 2020 को गिरफ्तार किया था। बंबई उच्च न्यायालय ने NIA को सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए 1 हफ्ते का समय दे दिया है। तब तक तेलतुंबड़े जेल से रिहा नहीं किए जाएंगे। खबरों का सिलसिला यहाँ पर होता है पूरा। आप जानते हैं कि इस बार का ललन टॉप अड्डा हो रहा है नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। आज पहला दिन था और अभी अड्डा और चलेगा 2 दिन। 19 और 20 नवंबर को भी ढेर सारे कार्यक्रम हैं जो आप लाइव देख सकते हैं। एंट्री बिल्कुल मुफ्त है, बस आपको रजिस्ट्रेशन करना है ऐप पर। ऐप में सबसे ऊपर ललन टॉप अड्डे का बैनर लगा है, उसे टैप कीजिए, क्लिक कीजिए और बहुत बेसिक जानकारी आपको देनी है। नहीं कर पाते हैं अगर आप रजिस्ट्रेशन या कोई प्रॉब्लम आती है तभी भी कोई बात नहीं, आप आइए ज़रूर, रजिस्ट्रेशन हम मौके पर आपका करवा देंगे, देख लिया जाएगा। अड्डा के साथ साथ दी ललन टॉप क्विज भी चल रही है। अड्डा वाले क्विज के लिए आपको जाना है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, लेकिन घर बैठे भी क्विज खेली जा सकती है। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे दी ललन टॉप ऐप पर लाइव क्विज खेली जा रही है, जिसपे हर दिन टॉप 50 विजेता चुने जाते हैं जिन्हें तुरंत 100 रुपए का इनाम भी मिलता है। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए दी ललन टॉप ऐप और खेलना शुरू कर दीजिए। ये था आज का दी ललन टॉप शो। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, इस कामना के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सवाल जो बेहतर बनाते हैं दुनिया को, तोड़ते हैं बंधे बंधाए फर्मों को। सवालों से बनती है सुधार की गुंजाइश और तय होती हैं जिम्मेदारियां। ना तो मीटर है ना अनुप्रास की छटा है। यही सवाल आपके भी काम आते हैं जब आप ललन टॉप पर क्विज खेल जीतते हैं नाम। लेकिन इस बार कोई स्क्रीन नहीं, कोई ऐप नहीं, कोई शर्त नहीं, सिर्फ होंगे आप और हम। ललन टॉप अड्डे पर आमने सामने खेली जाएगी क्विज बैरिटोन। मौके पर दीजिए जवाब और मौके पर जीतिए नाम। 18, 19 और 20 नवंबर को ललन टॉप अड्डे में पहुंचना है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली। बाकी जानकारी ऐप पर।